एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप एबीपी न्यूज की सभी खबरें ट्विटर पर देख सकते हैं @ABP News TV। इन खबरों पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं @SumairaKH। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बहस की। दिन भर देश की नजर मुंबई में सचिन के आखिरी टेस्ट की पारी पर लगी रही, लेकिन क्रिकेट की पिच के बाहर चुनावी पिच पर सोनिया गांधी और मोदी की लड़ाई चलती रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार भी मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई बार निशाना साधा। इतना तक कह दिया कि बीजेपी के नेता दिन में भी कुर्सी का सपना देख रहे हैं। भाजपा नेताओं को आजकल दिन में भी कुर्सी का ही सपना दिखाई देता है। कुर्सी की लालच इन पर ऐसी सवार है कि ये आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। निशाना साधने के लिए सोनिया ने नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि लच्छेदार भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्हें लगता है कि लच्छेदार बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। सोनिया मध्य प्रदेश के खरगोन में थी तो नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। रायगढ़ की सभा में मोदी ने कांग्रेस पर कुछ इस अंदाज में हल्ला बोला। कांग्रेस एक ही काम में लगी, उनको कोई काम नहीं है, या तो मोदी को खोजो या सोना खोजो। सोना खोजने चले गए। मोदी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में रोज नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। वो आकर के क्या कर रहे हैं? 10,000 करोड़ दिया। अरे जरा पूछो तो, ये 10,000 करोड़ मामा की घर से लाए। कई नेता अपने भाषणों में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने से भी नहीं हिचक रहे हैं। एक सत्ता बचाने के लिए जोर लगाने में जुटा है तो दूसरा सत्ता छीनने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इस देश को देश बेचने वालों से बचाना है। अरे चाय बेचने वाला देश का कोई नुकसान नहीं करेगा, ये मैं आपको विश्वास देने आया हूं। फिलहाल ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि दिन में कुर्सी के सपने कौन देख रहा है। दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो, मुझे बताइए विकास तेज गति से होगा कि नहीं होगा? अब तो आपके दोनों हाथ में लड्डू के दिन आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी को जिताओ, दिल्ली आपकी सेवा में मौजूद हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि दिन में आखिर सपने कौन देख रहा है। कुर्सी के अहम सवाल जो सामने हैं, जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे बड़ी बहस के दौरान, वो ये कि दिन में कुर्सी के सपने कौन देख रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि क्या कुर्सी का सपना देखना गलत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से कीर्ति आजाद जी मौजूद हैं। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कीर्ति आजाद जी। आज सोनिया गांधी ने कहा कि दिन में कुर्सी के सपने देख रहे हैं नेता और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं उसकी वजह से, तो दिन में कुर्सी के सपने देख रहे हैं आप, ऐसा कहना है उनका? मैंने तो सपना देखा था कि भारत के लिए क्रिकेट खेलूं और विश्व कप जीतूं और उस सपने को साकारा। मैं ये भी सपना देखता हूं कि हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होनी चाहिए। क्या सपना देखना किसी प्रकार से और उसको साकार न करना क्या किसी प्रकार का गुनाह है? मगर कोई समझ में नहीं आता। और बहुत सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ऐसी हैं जिसको कि लोग कह रहे हैं कि ये गलत है और इस प्रकार का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं आपको कुछ बताता हूं। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो भागते चोर की लंगोट सही, ये मुहावरे हैं, फिर इनको भी हटाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लोगों ने गिर के मौत के सौदागर से शुरू किया, जालिम तक आए, अब न जाने और क्या क्या कहेंगे। लेकिन जहां तक सपने की बात है, सपना तो हर एक इंसान देखता है। सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि और उन्होंने चतुर्भुज बना के दिखा दिया, स्वर्णिम चतुर्भुज। आपने देखा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उनकी योजना थी जो आज साकार होती दिख रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लोग कुछ भी बोलने से फर्क नहीं पड़ता। एक अकेले मोदी हैं, बाकी सब उनको अटैक किए जा रहे हैं। कभी कोई उनको चाय वाला बोल देता है। ठीक है साबिर अली साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं इस पर, और कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि सब अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, वो एक हैं अकेले, उन्हीं पर सब हमला कर रहे हैं। सपने देखने में क्या गलत है? अब पता नहीं वो अकेले हैं और कौन कौन अटैक कर रहा है, तो कीर्ति आजाद जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह की भाषा की प्रयोग हो रही है, अभी चाय की बात आई, मैं समझता हूँ कि लगभग
समाजवादी पार्टी के लोग भी उसको निंदा किए कि इस तरह की भाषा के प्रयोग नहीं होनी चाहिए, और सब लोगों ने कही कि हम लोगों को विचार की, मैं समझता हूं फर्क हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत ऑडियो कम कर दीजिए, विचारों पे टिप्पणी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हो सकती है जी। लेकिन अभी कीर्ति आजाद जी पूरा इतना लंबा गिना दिए, बहुत मुहावरे गिना दिए। उन्होंने जो मुहावरे अभी जो किए गए वो मुहावरे इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से मुहावरे लोगों को एज ए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मुहावरे अगर कोई शख्स जो अपने आप को इस देश के सबसे बड़ी गद्दी पे बढ़े और वो इस्तेमाल करे तो वो ठीक नहीं होता। एक आम आदमी करे और दूसरा एक खास आदमी करे, दोनों में फर्क है। मैं समझता हूं कि अगर कीर्ति आजाद जी को एक आम और खास में उनको लगता है कि मुहावरे इस्तेमाल की जा सकती है तो शायद इनकी ये समझ हो सकती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी जुड़ गए। रणदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। राहुल देव जी, सपने देखने में क्या गलत है? सपने क्या नहीं देखे जा सकते? बिल्कुल, यही तो सवाल है। दरअसल सवाल ये होना चाहिए कि सपने कौन नहीं देख रहा है, और जो सपने नहीं देख रहा है, जिसके पास कोई सपना नहीं है, वो यहाँ राजनीति में और इस चुनाव के मैदान में क्या कर रहा है? उसको तो संन्यास लेकर कहीं बाहर बैठना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। बात दिन में तो, सपने देखने की हो रही है। ये अच्छा है। मैं तो इसको यूं देखूंगा कि थोड़ी, अरे दिन में सपने भी वो एक मुहावरा है, और ये सारे जितने लोग इस समय हमको लड़ाई में दिख रहे हैं, सब दिन के सपने ही देख रहे हैं जी। सबकी एक महत्वाकांक्षा है। सब दिल्ली की सत्ता पे आना चाहते हैं, अपने अपने राज्यों की सत्ता में आने चाहते हैं, अपनी पार्टी को वहां बिठाना चाहते हैं। तो इस एक मुहावरे पर बहस तो मेरी ज्यादा समझ में नहीं आई। सपने देखना तो होना ही चाहिए। आप सपने नहीं देखेंगे और बड़े अच्छे सार्थक सपने नहीं देखेंगे तो आपका काम भी सार्थक नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, सोच भी सार्थक और बड़ी नहीं होगी। सवाल हमारा ये होना चाहिए कि ये जो लक्ष्य हमें दिख रहे हैं बातचीत में, इनके पीछे तत्व कितना है, किसमें कितना तत्व है। चलिए ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी मौजूद है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सपने नहीं देखे जा सकते, कुर्सी के सपने देखने में क्या गलत है? देखिए, दिन में सपने देखना एक हिंदी का मशहूर मुहावरा है, और वो दूसरे व्यक्ति को या आम जनता को उनकी समझ पर जब लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और वो लोग जो तरक्की को देख नहीं सकते, या वो लोग जैसा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, खासतौर से उनके कुछ विशेष नेता कर रहे हैं कि वो पूरी पब्लिक डिबेट जो है, जो सार्वजनिक जीवन की डिबेट है, वो संयम, सम्मान और जो एक समुचित बात होती थी आपस, एक परंपरा है इस देश की बुजुर्गों के सम्मान की, उस सब की अवहेलना करके, उस सब को ताक पर रख के जिस प्रकार से व्यक्तिगत और बहुत छोटे स्तर के कटाक्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब बातें राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में गलत हैं। जैसा श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा भी जा रहा है, वो जब जाते हैं तो कहते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज में चाइना 22% जीडीपी का शिक्षा पर खर्चता है, जबकि ये फिगर 3.3% है। वो बोल देते हैं कि यूपीए सरकार में 4.8% की ग्रोथ है, जबकि ग्रोथ जो अगर आप पिछले 9 साल की देखें तो वो 10% से लेकर और औसत जो है वो 6.2% की है। जब आप इस प्रकार के सपने देखते हैं जो न तथ्यों पर आधारित हैं, न वास्तविकता पर आधारित हैं, पर केवल जनता को बरगलाने के लिए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में सबको अपने अंतर्मन में झांक कर देखने की आवश्यकता है। जब आप एक महिला के बारे में, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में कटाक्ष करते हैं जो बहुत व्यक्तिगत और निम्न स्तर के हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने अंतर्मन में झांक कर देखने की आवश्यकता है। कीर्ति आजाद जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? लच्छेदार बातों से सत्ता नहीं मिलती है, सोनिया गांधी ने भी कहा, तो लच्छेदार बातों के पीछे क्या तत्व नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल बात मानता हूं। सुरजेवाला जी ने कहा कि हम तरक्की बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तरक्की भ्रष्टाचार की, तरक्की महंगाई की, तरक्की सीमा पे जो सुरक्षा में जवान काटे जाते हैं और जो अंदर आतंकवादी घूम रहे हैं, इस प्रकार की हम तरक्की नहीं देख सकते। तरक्की हम देश की ये देखना चाहते हैं कि गरीबी हटनी चाहिए। 66 सालों में 60 साल तक वह तो नहीं कर पाए, उन्होंने एक साफ बात रखी है, उस पर आपका जवाब चाहेंगे कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की टिप्पणियां या कटाक्ष किए जा रहे हैं, वो किए जाने चाहिए। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी टिप्पणी है जिसके ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं उस पर जवाब देता हूं। सुरजेवाला जी,
सुमेरा जी मैं बताता हूं। जब श्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी पार्टी की नेता के बारे में व्यंग और कटाक्ष की भावना में कहते हैं कि आप बीमार हैं, आप राजनीति से रिटायर हो जाइए, तो मैं आपसे और आपके दर्शकों से पूछता हूं, क्या किसी नेता को यह अधिकार होना चाहिए कि एक मां और पार्टी की एक नेता के बारे में इस प्रकार के व्यंग से भरे और कटाक्ष कोई करे? जब श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी माओवादियों की मदद से चुनाव लड़ती है, ये जानते हुए भी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा नेतृत्व माओवादियों की गोलियों का शिकार हुआ क्योंकि उनकी सरकार ने पूरी सुरक्षा नहीं दी। चलिए इस पर जवाब तो क्या इस व्यंग की भाषा का इस्तेमाल करना उचित है जब श्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस इंडियन मुजाहिदीन उनके लिए चुनाव लड़ेगा, एक उग्रवादी संगठन से देश की राष्ट्रीय दलों की व्याख्या करते हैं, तो क्या ये उचित है? कीर्ति आजाद जी, क्या ये उचित है कि आप शुरू करते हैं मौत के सौदागर से और पहुंच जाते हैं जालिम पर? आप न जाने क्या क्या बातें करते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। आप रोज कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हैं, जैसे मैं 2 आपको दे चुका हूं। तो ऐसे सुमेरा जी, कीर्ति भाई बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पर इस बार मुझे लगता है बोल्ड हो गए हैं, जवाब नहीं देंगे। सुरजेवाला जी बोलने दीजिए ना, सुरजेवाला जी बोलने देंगे तब ना। समस्या तो कांग्रेस के साथ यही है कि जब कभी आलोचना और वह भी सकारात्मक हो, नकारात्मक न हो, तो आपसे सुनी नहीं जाती है। अभी क्या क्या चीजें हैं इस समय हमारे सामने। अभी जालिम कहा गया, कभी लोमड़ी कही जाता है, कभी कोई शब्द का उपयोग करते हैं। 2002 से आपने बात शुरू की मौत के सौदागर की, और यदि कोई मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हो कि यदि मां के स्वास्थ्य खराब है तो कोई दूसरा घर में ले ले और आगे बढ़कर के उसकी चुनौती को स्वीकार करे, तो कोई व्यंग्यात्मक यह नहीं कहा जा सकता है। अगर मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं, मैं आशा करूंगा कि मेरे बच्चे मेरा काम आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन ऐसा पूछ देने में कोई गड़बड़ी नहीं है, और बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, मामला आतंकवाद का है, मामला महंगाई का है। ठीक है, एक लंबी फहरिस्त है जो एक दूसरे को आप गिनवा सकते हैं, और हम पूरी चर्चा इस पर कर सकते हैं कि किसने क्या कहा और उसके जवाब में क्या कहा गया, किस निम्न स्तर की प्रतिक्रिया दी गई। प्रेम शुक्ला जी, जानना चाहेंगे आपसे, दिन में सपने कौन देख रहा है कुर्सी पाने के? जी देखिए, मुझे लगता है सोनिया गांधी का इशारा तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही था, लेकिन कई बार जिस तरह से बातें शुरू हुई हैं, मन में आशंका पैदा होती है कि कहीं जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का एक प्रस्ताव आया, ओपिनियन पोल पर एक प्रस्ताव आया, सोनिया जी का भाषण सुनने के बाद कोई कांग्रेसी मंत्री दिन में सपने देखने को भी प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रस्ताव लेके ना आ जाए। जरा बड़ी आशंका हो रही है, जिस तरह की हरकतें चल रही हैं आजकल, जिस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं, उस पर अगर कोई ये प्रस्ताव आ जाए तो आप आश्चर्य मत करना। ठीक है, सुरजेवाला जी, क्या ये नौबत आने वाली है? देखिए सुमेरा जी, जहां तक ओपिनियन पोल पे प्रतिबंध का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों भूल जाते हैं कि 6 अप्रैल 2004 की चुनाव आयोग की बैठक में वो इस पर सहमति जताकर आए थे, और एग्जिट पोल पर भी वो सहमति जताकर आए थे। कांग्रेस ने चुनावी पोल ओपिनियन पोल इस सवाल को मैं दूसरी तरह से भी आपसे पूछ लेती हूँ। केवल बात यह कि क्या कांग्रेस पार्टी, चुनाव आयोग, क्या कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं? कांग्रेस को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने काम से आगे बढ़ती है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर कल्याणकारी नीतियों को कानून की शक्ल दी है, सूचना के अधिकार की शक्ल में, रोजगार के अधिकार की शक्ल में, शिक्षा के अधिकार की शक्ल में, भोजन के अधिकार की शक्ल में, आदिवासियों को जंगल और जमीन के अधिकार की शक्ल में, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार की शक्ल में। इसलिए हम अपने विकास और तरक्की के मॉडल पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो चुनावी डिबेट का स्तर बहुत नीचे दर्जे पर ले जाना चाहते हैं, हम उस विवाद में नहीं उलझेंगे। सोनिया जी और राहुल जी तरक्की और विकास की और समायोजन की बात करते हैं। कौन सा भाई व्यंग्य बोलना प्रतिबंध है क्या? जी, लेकिन विजय, ये अहम सवाल है जो सुरजेवाला जी भी कह रहे हैं कि हमने जो विकास किया है हम उस पर बात करेंगे, हम इस स्तर पर नहीं उतरेंगे, लेकिन उस स्तर पर तो जा रहे हैं। जवाब दिया है सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसका जवाब भी दिया जा रहा है, तो फिर इसी स्तर पर बात होगी। लोगों से जुड़े मुद्दों की बात कौन करेगा?
मुझे लगता है जनता से या लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात कोई करना ही नहीं चाहता। दोनों इससे कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। आप सपने हजार देखिए, उठते बैठते सोते जागते आप सपने देखिए, लेकिन जनता को आप झूठे सपने मत दिखाइए। जो सत्ता में है वो कहें कि भाई हम सत्ता में थे, हम ये योजनाएं लेकर आए, इस योजना में ये खामी रह गई, आप ईमानदारी से स्वीकारें, हम अगली बार अब हमें सत्ता आप देंगे तो हम चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे और इस तरह से सुधारने की कोशिश करेंगे। जो सत्ता में आना चाहते हैं वो इन मुद्दे को उठाए कि हम सत्ता में आए तो हम महंगाई ऐसे दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार ऐसे दूर करेंगे, हमारे पास ये योजनाएं हैं और हम ऐसे ऐसे अमल करेंगे और इसके लिए ऐसे ऐसे इस तरीके से पैसा लाएंगे। इस पर कीर्ति आजाद प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी कीर्ति आजाद। हमने केवल यह जिन बातों को बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमने 2-4 और बड़े ही गंभीर प्रश्न नरेंद्र मोदी जी ने पूछे हैं कि 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी कि नहीं की थी, क्या भ्रष्टाचार देश में हुआ कि नहीं हुआ, क्या आतंकवाद बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या सीमाओं के ऊपर हमारे जवानों के सिर काटे जा रहे हैं और अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं नहीं घुस रहे हैं, चीन के साथ हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन विषयों पर कांग्रेस कभी बात नहीं करती, केवल कन्नी काट के चली जाती है। अब मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। कीर्ति आजाद जी क्या विकल्प देंगे उसकी बात नहीं कर रहे ना नरेंद्र मोदी, वो सवाल है। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ सुमेरा जी, मैं आशा करता हूँ कि आप भी मुझे बोलने का अवसर देंगे। अगर बीच में से काटेंगे तो जो मुख्य मुद्दे हैं, कीर्ति आजाद जी, आदरणीय विजय विद्रोही जी ने बात कही कि कोई मुख्य बात नहीं कर रहा, तो मैं उसी का विजय जी को ही जवाब दे रहा था। अगर उनको पसंद नहीं आ रही है मेरी बात तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन महंगाई की बात भी हुई है, आंतरिक सुरक्षा का मामला भी हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है, ये सारी चीजें आई हैं। लेकिन कांग्रेस नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे? गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें आप। कीर्ति आजाद जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोगों को ये जानने का हक नहीं है, क्या ये भी बताया जा रहा है लोगों को कि क्या रोड मैप होगा बीजेपी का, वो तमाम बातें जिस पर कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है जो उन्होंने नहीं की? आप बिल्कुल मुझसे ये बात पूछ रही हैं, लेकिन कम से कम उनसे तो जरूर पूछिए जो 10 साल तक हमें राज करते रहे हैं और उन्होंने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। अब विजय जी तो मुझसे, विद्रोही जी तो नाराज होकर मुझसे पूछते हैं, थोड़ी अपनी दृष्टि वक्र करके कांग्रेस से तो पूछे इन 10 सालों में इन्होंने काम क्या किया, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ गया, मुझे आपको टोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा मुझे टोकना पड़ेगा आपको। मैंने दोनों से पूछा है, जरूर मैंने दोनों से जवाब देंगे, पर जो सवाल पूछा जाएगा मैंने दोनों से पूछा है सर। कीर्ति आजाद जी, मैंने दोनों से यही सवाल पूछा है। चलिए ठीक है, दोनों से जवाब भी लेंगे। कीर्ति आजाद जी पहले आप प्रतिक्रिया दे दें, फिर मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से भी इसी सवाल का जवाब। ये केवल श्री विद्रोही पर आक्रमण करने में लगे हैं, पता नहीं क्यों नाराज हैं। हाँ, आप मुझे मालूम है इन टैंडम दोनों अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज सचिन और पुजारा ने भी की थी, थैंक यू वेरी मच। मैं केवल इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे जरूर प्रश्न पूछिए, लेकिन मुझसे पहले जिसने 10 साल तक देश पे राज किया, आपके ही चैनल पर अगर सबसे अधिक मैं खुलासे देखता हूं तो आपके एबीपी पर ही देखता हूं, जैसे कोल का घोटाला है, टेट्रा घोटाला है, CWG घोटाला है, 2G घोटाला है, 3G घोटाला है, इन सबों के ऊपर कभी जवाब हमें नहीं मिलता है। महंगाई 100 दिनों में कम करने की बात थी, क्यों कम हुई नहीं उसके बारे में नहीं कहा गया। मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मैं आपको जवाब दूं या न दूं वो अलग है, लेकिन एक जनता होने के नाते और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के ऊपर इन लोगों ने क्या किया है। आप चाहते हैं मुझसे न पूछकर उनसे जवाब ले ले पहले, फिर मैं आपको जवाब देता हूं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कीर्ति आजाद जी अपनी बात सामने रखी, लेकिन राहुल देव जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। राहुल देव जी, मेरा आपसे सवाल भी है कि जो सवाल हमने उठाया कि क्या ये ठीक है जो कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाए, उन पर तो आरोप लग रहे हैं उन्होंने क्या कुछ किया और वो सबके सामने है, क्या व्यक्तिगत आरोप या कटाक्ष करने के अलावा ये भी बताया जा रहा है, यह बताना जरूरी नहीं है, लोग जानना नहीं चाहते कि क्या होनी चाहिए नीतियां, क्या बीजेपी की नीतियां होंगी? सुमेरा, विजय ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। मैं चाहता हूं कि हम अगर बहस को उसी पर ले आए तो अच्छा होगा, क्योंकि संक्षेप में हर चुनाव में लच्छेदार बातें होती हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं, चुटकुले भी होते हैं, उसमें हास्य परिहास सब कुछ होता है। वो अनर्गल ना हो, वो अश्लील ना हो, इसकी चिंता जरूर हमें करनी चाहिए और उसकी सावधानी रखनी चाहिए। तो इस पे बहुत ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है कि सोनिया गांधी ने क्या कहा और मोदी ने क्या कहा। सवाल ये है, सपने का जो सवाल है कि क्या इन दोनों बड़ी पार्टियों में से किसी ने भी एक व्यवस्थित रूप से देश को भविष्य का एक नया सपना दिया है? क्या उस सपने की रूपरेखा वो सामने रख रहे हैं?
कि हमारी शिक्षा में सपना ये है, हमारा आर्थिक नीतियों में सपना ये है, हमारा गांवों के लिए सपना ये है, शहरों के लिए सपना ये है, हमारे महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, उद्योग के लिए, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए सपना, इन पर कोई ठोस बहस हमें किसी भी ओर से होती हुई दिख नहीं रही है। तो एक सार्थक ठोस सपना जिसको देश भी देख सके और जिस सपने में वो जुड़ सके, वो ये लोग सामने नहीं रख रहे हैं। बहुत हल्के तरीके से, हल्की भाषा में बहुत हल्की बातें एक दूसरे के लिए कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। रणदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस सपने की बात क्यों नहीं हो रही? सोनिया गांधी जब दिन में सपने देखने की बात कर रही हैं कि सत्ता के सपने देख रहे हैं, लोगों के सपने की बात नहीं हो रही है। राहुल समेरा जी, राहुल जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो उन्होंने कहा मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या करेंगे, इसके बारे में श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री जी ने कई बार व्याख्या की है। मैं बहुत संक्षिप्त में अगर आपको कहूं, महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से पहली बार करोड़ों दिनों का इस देश के लगभग 140 करोड़ दिन रोजगार पैदा किया गया। भोजन के अधिकार के माध्यम से 82 करोड़ लोगों को ये सब भोजन का एक कानूनी अधिकार और पोषण का अधिकार दिया जाएगा, जो हम कानून लेकर आए। ये सब जानते हैं। मनरेगा के तहत जो आप बात कर रहे हैं, मनरेगा में 100 दिन के बजाय केवल 1 मिनट में लूंगा। किस प्रकार से हम और नहीं, सुरजेवाला जी, तमाम सवाल है। आजादी के इतने साल बाद भी लोगों को व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेंगे और ज्यादा ठोस बनाएंगे। मनरेगा के तहत 100 दिन के बजाय औसतन 4 दिन का रोजगार मिला है। आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं आपके माध्यम से, मेरे मित्र जो इस चैनल पर हैं जी, श्री नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था को लेकर क्या स्टैंड है, किसी को मालूम नहीं। श्री नरेंद्र मोदी के प्रांत में 70% बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन हैं, उसके बारे में, देश के बच्चों के बारे में उनका स्टैंड क्या है वो मालूम नहीं। इस पर चलिए जवाब देते हैं। आधे से अधिक महिलाएं जो हैं उनके अंदर खून की कमी है और जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो वो सीधा ये कह देते हैं कि नहीं, ये तो डाइटिंग करती हैं लड़कियां इस वजह से है। उनका क्या स्टैंड है हमें मालूम नहीं। इस देश के बारे में, इस देश की शिक्षा के बारे में उनका क्या स्टैंड है हमें मालूम नहीं। आर्टिकल 370 की वो बात करते हैं। सुरजेवाला जी जान लेते हैं ना, सुरजेवाला जी जान लेते हैं क्या है स्टैंड। कीर्ति आजाद जी वो मंदिर निर्माण की बात करते हैं, उनका क्या स्टैंड है मोदी जी का हमें मालूम नहीं। आपका स्टैंड तो 10 सालों में पता ही नहीं लगा। हमारा स्टैंड वही है जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने 6 सालों में किया था। महंगाई नहीं बढ़ी थी। हम सिर्फ केवल हमसे गलती ये हुई कि हम लोगों के बीच में सही ढंग से प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन आपके जिस प्रकार का कुशासन रहा है उसका प्रचार लोगों को वैसे ही हो गया है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का कार्यकाल के 6 साल में आप देखेंगे जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और जिस प्रकार से हम आपको खजाना भरकर छोड़ गए थे और आपने खाली करके छोड़ दिया है, हम उस प्रकार से वही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, साबिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, यहाँ मैं जवाब देने के लिए नहीं हूँ, जवाब आपको देना है कि 10 सालों में आपने क्या किया। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि 6 वर्षों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी। हमसे गलती केवल यह हुई कि हम लोगों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन आपके साथ में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आपके कुप्रशासन का, भ्रष्टाचार का और महंगाई का जरूर घर तक उग्रवादियों को आप छोड़कर आए, उग्रवादी संसद के दरवाजे पर जरूर आप पहुंचे। 200 लोग हिंदुस्तानी वहां पर खड़े थे जो एक हमारा नौजवान जिसकी नई शादी हुई थी उसका खून कर दिया गया था। 200 हिंदुस्तानी कंदहार में वहां पर खड़े थे और यहाँ पर भाई सभा मची हुई थी और इसको लेकर के सभी पार्टियों ने मिलकर के तय किया था। सुरजेवाला जी, समय पर देखकर ऐसे थाली के बैंगन की तरह नहीं जाना चाहिए। आपको कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी सत्ता में रह पाती है। मौलाना मसूद अजहर को गंभीरता से बात करें, इस बारे में बात करें, उसके बारे में आपको ये चीजें नहीं देखने वाला है। साबिर अली साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साबिर अली साहब, आपकी प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं दिन में कुर्सी के सपने देखने के मुद्दे पर। देखिए, ऐसा है, ये बात पे बहुत मैं समझता हूं कि सब लोगों ने बोल लिया। अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कीर्ति आजाद जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चर्चा उन्होंने किया। निसंदेह मैं सदन में कई बार कहा इस बात को, मैं जब इनके साथ नहीं था तभी भी
कि निसंदेह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अच्छी छाप इस देश पर छोड़ी और उनके नेतृत्व में। लेकिन प्रश्न ये है कि जुबान से अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनी जा सकती है, उसके लिए कर्मों की जरूरत है, उसके लिए उसकी सोच की जरूरत है। और वो कोई शख्स मैं समझता हूं कि एक दिन में या कुछ महीनों में नहीं बन सकता, उसके लिए उसकी मानसिकता की जरूरत है और उतनी बड़ी सोच होनी चाहिए। नहीं तो आपके मुताबिक कौन नहीं बन सकता, कौन हासिल नहीं कर सकता सत्ता? देखिए सुमेधा जी, मैं किसी का निशानदेही करूं ये जरूरी नहीं, ठीक है, देश की जनता कर देगी। ठीक है, देश की जनता क्या करेगी उससे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं पक्ष और विपक्ष में क्या बातें अभी तक सामने आई हैं, क्या तर्क रखे गए हैं इस चर्चा के दौरान। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि सपने देखने के बाद ही इंसान उसे पूरा करता है, हम गरीबी दूर करने और विकास का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी मुद्दों को छोड़ निजी हमले करने में लगी है। मोदी ने सोनिया की बीमारी को लेकर भी हमला बोला। इसके अलावा जेडीयू का यह कहना है कि नेता जनता की बात नहीं कर रहे, रैलियों में आजकल आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस बता रही है कि महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इनके पास क्या योजना है। बड़ी बहस में आगे बढ़ने से पहले इरफान का कार्टून देख लें आप इस मुद्दे पर जो उन्होंने बनाया है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिखाया इस कार्टून में और वो हसीन सपने देख रहे हैं जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, क्या नरेंद्र मोदी सपने देख रहे हैं जैसा सोनिया गांधी कह रही हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए? अगर वो सपने भी देख रहे हैं तो सकारात्मक सपना है। और जिस तरह से विजय विद्रोही जी ने एक बीच में मुद्दा उठाया, मुझे सिर्फ उनको इतना दुरुस्त करना है कि पहले हमें जो सरकार 10 साल से शासन कर रही है उसकी कमियों को गिनाना आवश्यक है और उसके बाद वैकल्पिक रणनीति अपनी बताएंगे कि हम भारत में किस तरह का भारत देना चाहते हैं। और वो चुनाव के समय निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वैकल्पिक भारत का चेहरा कैसे होना चाहिए, अर्थनीति क्या हो, विदेश नीति क्या हो, गृह नीति क्या हो, उसका पूरा ब्लूप्रिंट देंगे, चिंता न करें। राहुल देव जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि दिया जाएगा, बताया जाएगा लोगों को, चिंता की कोई बात नहीं है, बताया जाएगा कि जनता को कि वो क्या करने वाले हैं। भाई कब बताया जाएगा? अगर ये चुनाव उसका मौका नहीं है तो फिर इससे बेहतर मौका कौन सा होगा? तो अब आप कहेंगे जैसे चुनाव घोषित होगा राहुल जी, घोषणा होगी तभी बताएंगे। क्या मध्य प्रदेश के विकास के 2 वैकल्पिक मॉडल हमारे सामने आए हैं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से? क्या छत्तीसगढ़ के विकास के वैकल्पिक मॉडल आए हैं? क्या उस पर कोई बहस हो रही है? क्या राजस्थान के लिए ये हुआ है? दिल्ली में थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन क्या एक पूरा खाका आप उसको घोषणा पत्र कह लें, उसको आप स्पेसिफिक्स की बात कर लें, लेकिन एक थोड़ा विस्तृत सोच समझकर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ एक कौन से सपने पेश किए गए हैं, कौन से रोड मैप पेश किए गए हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या जिसका जवाब दोनों पार्टियों को देना चाहिए, देना बनता है, देश में जो भी महंगाई है, जो आर्थिक स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, उससे वो कैसे निपटेंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं है। प्रधानमंत्री भी इस पर बोलते नहीं है, सोनिया गांधी भी इस पर बोल नहीं रही हैं। ठीक है, पहले सुरजेवाला जी से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। बात तो सही है कि जो हैं अभी राज कर रहे हैं उनसे सवाल ज्यादा बनेंगे। बिल्कुल, उनसे सवाल ज्यादा बनता है सुरजेवाला जी, इसलिए ज्यादा सवाल आपसे बनता है कि आप क्या करेंगे ये बताएं, बजाय इसके कहने के कि दिन में सपने ना देखें बाकी लोग कुर्सी पाने के। सुमेरा जी, कांग्रेस ने एक तरक्की पसंद, एक अमन पसंद और एक सुरक्षित और सबल भारत का व्यापक रोड मैप लोगों के सामने पेश किया है। इस चुनाव में खास तौर से भोजन का अधिकार जो है 82 करोड़ लोगों को कानूनी अधिकार देना, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मां बनने वाली हैं, उनको पोषण का अधिकार देना हमारे एक व्यापक रोड मैप का हिस्सा है। इस देश की अर्थव्यवस्था को और सबल बनाना, निर्यात को और ज्यादा प्रमोट करना, जो इंपोर्ट्स हैं, जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, उनको कर्टेल करना, औद्योगिकरण की अगर हम बात करें, चाहे वो दिल्ली मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर हो, सवाल महंगाई पे था, बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट आएगा। सवाल महंगाई पे था। इसी प्रकार से बंबई से लेकर त्रिवेंद्रम की बात हो, वहां जो एक पूरा रोड मैप लेकर आएंगे। कब तक खरीदा जाएगा, इस पर जवाब जानना चाहते हैं लोग। कई बार हम चर्चा आपके चैनल पर कर चुके, कई बार। बिल्कुल सुमेरा जी, आपकी बात वाजिब है और महंगाई हम सबके लिए चिंता का विषय है, इस पर बहस होनी चाहिए। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि महंगाई अकेले केंद्रीय सरकार नहीं, प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार को की सांझी जिम्मेवारी है। क्या ये सच नहीं कि 150-100 रुपए किलो पर आज भी सूरत और अहमदाबाद में प्याज बिकता है? नरेंद्र मोदी जी ने उस पर क्या किया? टमाटर का रेट सूरत, महेंद्र, अहमदाबाद और पोरबंदर के अंदर बहुत ज्यादा है। मोदी जी उस पर महंगाई पर काबू पाने आप कहना चाहते हैं जब तक कांग्रेस पार्टी की सभी राज्यों में सरकार नहीं होगी, केंद्र में सरकार नहीं होगी, तब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकेगा, प्याज 80 रुपए किलो मिलेगा, इसका ये मतलब है? मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं समेरा जी, स्थानीय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण है और प्रांतीय सरकारों की जवाबदेही और जिम्मेवारी भी है। चलिए ठीक है, इसलिए वो प्रांतीय सरकारें भी उनका जवाब देंगी। इनकी सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर, इनकी सरकार है मध्य प्रदेश जानना चाहेंगे सुरजेवाला जी का कहना है कि उन्होंने बताया है लोगों को रोड मैप, क्या किया? निजी टिप्पणियां नहीं कर रहे वो, ऐसा उनका कहना है कि जो प्याज की होर्डिंग, ठीक है जवाब ले लेते हैं, समय खत्म हो रहा है सुरजेवाला जी, समय खत्म हो रहा है सुरजेवाला जी। कीर्ति आजाद जी को प्रतिक्रिया देने दीजिए। कीर्ति आजाद जी, इन्फ्लेशन रेट क्या राज्यों से तय होता है या पूरे देश का तय होता है, यह मुझे बता दें। और राज्यों की यदि बात है तो राजस्थान में और दिल्ली में महंगाई की बात आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आज तक किसी ने नहीं कहा। जिस फूड सिक्योरिटी बिल की ये बात कर रहे हैं, यदि विपक्ष ने समर्थन न दिया होता तो इसको ये पास नहीं करा सकते थे। वैसे भी इससे बढ़िया बिल हमारा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने करके दिखाया हुआ है, इसलिए बार बार ढिंडोरा ना खाली समय खत्म हो रहा है, हमारे पास चर्चा का समय खत्म हो रहा है, हमारे पास चर्चा का समय खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का जी, हम आपकी जगह मुझे यही रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं और निजी हमले ना किए जाएं। सपने कुर्सी के जो है वो जरूर देखें, लेकिन लोगों के सपने भी उसमें शामिल होने चाहिए।